बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 20 ऑफ MTI 324 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हमारा आज का टॉपिक है इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि क्या कुछ कंटूर्स इंटीग्रल्स ऐसे हैं जो पाथ इंडिपेंडेंट हों। फॉर एग्जांपल, जैसे रियल सिस्टम में हम देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करे जिसमें एक एंटी डेरिवेटिव हमें मिल रहा हो सच दैट f डैश x इज इक्वल टू सम फंक्शन f ऑफ x, तो उस केस में हमारे पास जो इंटीग्रल का आंसर होता है वो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है। सेम केस में यहाँ ऑब्जर्व करेंगे हम कि क्या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में भी ऐसे हमारे पास इंटीग्रल्स हैं जो पाथ पे डिपेंड न करने हूँ बल्कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हूँ। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम जस्ट एक नज़र डालते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या कुछ स्टडी किया। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि सिंपली कनेक्टेड और मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स क्या होती हैं, इनका आइडिया क्या है, काशीज़ थ्योरम क्या है, ये वर्क कैसे करता है, और काशी-गुरसा थ्योरम बेसिकली क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। रिकॉल दैट कि हम किसी भी डोमेन को सिंपली कनेक्टेड कब कहते थे कि अगर हमारे पास कोई भी डोमेन हो और उस डोमेन में हम एनी क्लोज्ड कर्व लें और इस क्लोज कर्व को श्रंक करें टू ए पॉइंट, तो इस सारे प्रोसेस में अगर ये क्लोज कर्व उस कंटूर से बाहर नहीं जाती थी तो हम कहते थे ये डोमेन सिंपली कनेक्टेड है। सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स के आइडिया को हमने अल्टरनेटिव वे में ऐसे डिफाइन किया था कि ऐसी डोमेन्स जिनमें कोई होल ना हो वो सिंपली कनेक्टेड होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो भी डोमेन्स हम शो कर रहे हैं ये सारी सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स हैं। इसके बाद हमने ये देखा था कि ऐसी डोमेन्स जो सिंपली कनेक्टेड नहीं होती उनको मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स कहते हैं, और ऐसी डोमेन्स इस टाइप की थी जिसमें एक होल्स आ जाती हैं। अगर किसी डोमेन में एक होल आ जाए तो उसे डबली कनेक्टेड डोमेन हम कहते थे। इसी तरह डोमेन में अगर 2 होल्स आ जाएं तो वो ट्रिपली कनेक्टेड होती थी। इन जनरल अगर डोमेन में n-1 होल्स हों तो उसे हमने nपली कनेक्टेड डोमेन कहा था। अब सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स की एप्लीकेशंस आपने देखी थी कि जब हमने काशीज़ थ्योरम प्रूव किया तो काशीज़ थ्योरम में हमारे पास डोमेन सिंपली कनेक्टेड थी। देन इस थ्योरम को सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स में हमने जनरलाइज किया और काशीज़-गुरसा थ्योरम प्रूव किया। तो काशीज़ थ्योरम में हमने देखा था कि अगर फंक्शंस एनालिटिक हो ऑन एंड विद इन a closed contour C and f dash z continuous हो, इसके डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हों, तो देन ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व C ये 0 के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा था कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन लें तो पॉलिनोमियल फंक्शंस एनालिटिक होते हैं, इनके डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस होते हैं। अब सिंपली कनेक्टेड डोमेन में किसी भी क्लोज्ड कर्व पे हम इन्हें इंटीग्रेट करें तो इनका आंसर 0 होता है। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन z, कॉस z ये एवरीवेयर एनालिटिक हैं और इनके डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हैं। सो बाय काशीज़ थ्योरम किसी भी क्लोज्ड कर्व पे जो सिंपली कनेक्टेड डोमेन में लाई कर रही हो इंटीग्रल्स का आंसर 0 होता है। देन काशीज़ थ्योरम की जर्नलाइज्ड फॉर्म हमने स्टडी की थी काशीज़-गुरसा थ्योरम। गुरसा ने ये किया था कि काशीज़ थ्योरम की स्टेटमेंट में से डेरिवेटिव की जो कंटिन्यूटी वाली कंडीशन है ये रिमूव की थी। अब इस कंडीशन को रिमूव करने से ये थ्योरम लेस कंडीशनल हो गया था, जिसमें फंक्शनल डेफिनेशन इसकी हमने ये बनाई थी कि अगर फंक्शन जस्ट एनालिटिक हो ऑन एंड विद इन C तो इसका इंटीग्रल 0 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने इनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स किए थे कि हमने डबली कनेक्टेड डोमेन्स के लिए काशी-गुरसा थ्योरम देखा था,
इसके बाद हमने इसको जनरलाइज किया था फॉर मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स। ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर्स का रिव्यू। इसी लेक्चर्स की एक्सटेंशन में कुछ रिजल्ट आप आज करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ के टॉपिक में। तो आज के लेक्चर्स की आउटलाइंस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ, देन एंटी डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन में क्या होता है, और इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम फॉर कंटूर इंटीग्रल्स क्या हैं, और एट द एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम्स हम देखेंगे। ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है। अब कैलकुलस में हम जानते हैं कि सपोज एफ ऑफ एक्स अगर एक ऐसा फंक्शन हो जो किसी और फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम ए टू बी, तो हम ये देखते हैं कि ये इंटीग्रल इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं ए टू बी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जिस इसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल, सो जब हम लिमिट पुट करते हैं तो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाता है। तो ये जस्ट वर्किंग रूल था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का। बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपको दो चीज़ें बता रहा होता है। एक तो ये डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव जो है ये एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर हैं, और सेकंड थिंग कि जब आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट करनी है तो ये कुछ इस तरह से होंगी कि सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करनी है। यहाँ पे हम नोट करें तो जस्ट हम देख रहे हैं कि ये टोटल जो इंटीग्रल की वैल्यू है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये डिपेंड कर रही है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए पे। अब सेम टाइप का क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इस टाइप की प्रॉपर्टी कंटूर इंटीग्रल में होल्ड करेगी या नहीं करेगी। मींस कि क्या कंटूर इंटीग्रल्स पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं या नहीं। सो क्वेश्चन इज कैन ए कंटूर इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इस क्वेश्चन को थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर करते हैं। यानी अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई डोमेन डी ले लें और इस डोमेन में एक पाथ ऑफ इंटीग्रेशन सेलेक्ट कर लें, से दिस इज पाथ ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो इज इट पॉसिबल कि इस इंटीग्रल का जो आंसर है, इस इंटीग्रल का आंसर ये जस्ट डिपेंड करे जेड नॉट और जेड एन पे। अब इस कर्व पे ये डिपेंडेंट ना हो। तो आज के लेक्चर्स में हम इस टाइप के इंटीग्रल स्टडी करेंगे जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। सो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ से हमारी मुराद क्या है। लेट z0 and z1 be points in a domain D. A contour integral C f of z dz is said to be independent of the path if its value is the same for all contours C in D with initial point z0 and terminal point z1. Right. इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमने सपोज किया कि D एक डोमेन है हमारे पास और z0 और z1 इस डोमेन के कोई से दो पॉइंट्स हैं। सपोज C हमारे पास कोई भी पाथ है जिसका इनिशियल पॉइंट z0 है और इसका टर्मिनल पॉइंट z1 है। देन हम इंटीग्रल C f of z dz को कहेंगे कि ये इंटीग्रल
पाथ इंडिपेंडेंट है, अगर इस इंटीग्रल का आंसर लेट अस सपोज अगर a आता है अलोंग दिस पाथ और इस इंटीग्रल को मैं सॉल्व करता हूँ किसी और पाथ C1 पे, तो अगेन इसका आंसर से a आ जाता है। अब कोई और पाथ में इसी डोमेन में चूज करता हूँ से C2, अगेन इस इंटीग्रल का आंसर a आ जाता है। मीन्स ये कि इस इंटीग्रल को मैं किसी भी पाथ के अलोंग सॉल्व कर दूं, जस्ट रिस्ट्रिक्शन ये रखनी है कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम है, बाकी पाथ्स आप कोई भी फॉलो करके इस इंटीग्रल को सॉल्व करें। अगर इंटीग्रल का आंसर सेम आ रहा है तो ऐसे इंटीग्रल को हम कहेंगे कि ये इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट है। सो अगेन रिविजिट करते हैं इसको। A contour integral C f of z dz is said to be independent of the path if its value is same for all contour C in D with initial point z0 and terminal point z1। तो यही बात जो हमने एक्सप्लेन की कि इंटीग्रेशंस का पाथ कोई भी चूज कर लें, जस्ट ये होना चाहिए कि ये इंटीग्रल का जो आंसर है ये डिपेंड करना चाहिए z0 और z1 पे, राइट। तो फिर हम कहेंगे कि ये इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट है। सेम थिंग जैसे हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में ऑब्जर्व की कि टोटल इंटीग्रल जो है ये डिपेंड कर रहा है जस्ट f ऑफ b और f ऑफ a पे। तो अगर यहाँ भी ऐसी सिचुएशन अकर होगी तो हम कहेंगे ये इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट से रिलेटेड फर्स्ट थ्योरम ये है कि सपोज दैट ए फंक्शन f इज एनालिटिक इन ए डोमेन D एंड C इज एनी कंटूर इन D, देन इंटीग्रल C f of z dz इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो रिस्ट्रिक्शंस देखिएगा, गिवन ये है कि फंक्शन इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी, गिवन ये है कि फंक्शन इज एनालिटिक इन डोमेन डी एंड सी इज एनी क्लोज्ड कंटूर इन डी, देन इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो हम फंक्शंस को एनालिटिक लेते हैं और एनालिटिसिटी को यूज करते हुए हम शो करते हैं कि ये इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। प्रूफ का स्टार्ट कुछ यूं है कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये डोमेन डी है और ये पाथ सी है। सपोज सी का इनिशियल पॉइंट z0 है, सी का टर्मिनल पॉइंट z1 है, एंड लेट अस सपोज c1 कोई और पाथ है जो ज्वाइन कर रहा है z0 और z1 का। लेट c एंड c1 be two paths with same initial and terminal points. To prove टारगेट ये है हमारा कि इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल C1 एफ ऑफ जेड डी जेड। नोट करें कि अगर हम ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो इनफैक्ट f का इंटीग्रल अलोंग c लें या एनी अदर पाथ C1 लें, ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, बिकॉज C1 यहाँ पे हम आर्बिट्ररी पाथ ले रहे हैं ज्वाइनिंग Z0 टू Z1। अब इसके प्रूफ के लिए जस्ट अगर आप
एक नज़र डालें इस टोटल पाथ पे जो Z0 से Z1 तक है एंड अगेन Z1 से Z0 तक है, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज कर्व ट्रेस की C1 भी हमने एंटी क्लॉकवाइज, C1 भी हमने एक कर्व ली जो ज्वाइन कर रही है Z0 और Z1 को। अब अगर C1 के ऑपोजिट में कर्व लेता हूँ तो उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम Z1 टू Z0। Let C steric be a closed curve obtained by joining C and minus C1 means curves opposite to C1। तो ये दोनों कर्व जो हैं अब मिलके एक क्लोज्ड कर्व बना देंगी जिसको हमने एज्यूम कर लिया है C स्टेरिक। तो अब नोट करें कि F एनालिटिक है, C स्टेरिक क्लोज्ड कर्व है, तो बाय कॉशीस-गुरसा थ्योरम F का इंटीग्रल अगर C स्टेरिक कर्व पे लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। So by Cauchy-Gursa theorem, integral along C steric f of z dz is equal to 0। अब रिकॉल करें कि अगर हमारे पास एक पीस वाइज स्मूथ कर्व हो C स्टेरिक जो ज्वाइन हो C और C1 का इस फॉर्मेट में कि ये सपोज C है और ये C1 है और टोटल कर्व लेट अस सपोज C2 है, तो इंटीग्रल अलोंग C2 F ये इंटीग्रल अलोंग C F प्लस इंटीग्रल अलोंग C1 F के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी थी कंटूर इंटीग्रेशन की। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो ऑब्जर्व करें कि जो कर्व C स्टेरिक है ये टोटल कर्व है, ये बेसिकली एंड टू एंड ज्वाइन की गई हैं कर्व्स C और माइनस C1 इनसे बनी हुई है। सो बाय दिस प्रॉपर्टी हम इसको ब्रेक करें तो ये इंटीग्रल हम लिख सकते हैं इंटीग्रल अलोंग C f ऑफ z dz प्लस इंटीग्रल अलोंग माइनस C1 f ऑफ z dz इक्वल टू 0। और इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रल C f ऑफ z dz इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल माइनस C1 f ऑफ z dz। अगेन कंटूर इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी रिकॉल करें तो इंटीग्रल अलोंग C f ऑफ z dz ये इक्वल होता है माइनस इंटीग्रल अलोंग ऑपोजिट टू C कर्व f ऑफ z dz। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो इस राइट साइड वाले इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल C1 f ऑफ z dz। सो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि f ऑफ z का इंटीग्रल अलोंग C कर्व लें या f ऑफ z का इंटीग्रल अलोंग C1 कर्व लें, इन दोनों का आंसर सेम आता है। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल C f ऑफ z dz इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ये इसका कंप्लीट प्रूफ था। जस्ट मेन स्टेप अगर प्रूफ के हम रिविजिट करें तो थ्योरम में कंडीशन गिवन थी फंक्शन एनालिटिक है, डी कोई भी डोमेन है। इनफैक्ट यूजली जब हमें डोमेन्स गिवन नहीं होती तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन ही है। सो डी इज ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन। तो हमने शो करना था कि इंटीग्रल C f ऑफ z dz इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब इसके प्रूफ के लिए हमने Z0 और Z1 2 पॉइंट्स ले लिए और सपोज कर लिया कि C वो कर्व है जिसका इनिशियल पॉइंट
z0 है और टर्मिनल पॉइंट z1 है। अगेन हमने z0 और z को ज्वाइन किया बाय अनदर पाथ c1 यहाँ पे आर्बिट्ररी है, आप कोई भी कर्व ले सकते हैं इस डोमेन D में, जस्ट इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स सेम रखने। तो यहाँ हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि कर्व C और -c1 मिलके एक क्लोज्ड कंटूर बना देती है। सो डोमेन सिंपली कनेक्टेड है, कंटूर क्लोज्ड है, f ऑफ z एनालिटिक है ऑन एंड विद इन दिस कंटूर, लिहाजा कॉशीज़-गुरसा थ्योरम की तमाम कंडीशंस फुलफिल थी, इसलिए हमने कॉशीज़-गुरसा थ्योरम अप्लाई किया तो इंटीग्रल c f ऑफ z dz की वैल्यू 0 होती है। इसके बाद हमने इंटीग्रल अलोंग c स्टेरिक जो था, ये c स्टेरिक पाथ बेसिकली मिल के बना है टू पीस वाइज स्मूथ पार्ट से, जिसमें एक c है और दूसरा -c1 है। सो कंटूर इंटीग्रेशंस की प्रॉपर्टी यूज़ की तो इंटीग्रल अलोंग c स्टेरिक f ऑफ z dz ये इक्वल होता है इंटीग्रल c f ऑफ z dz प्लस इंटीग्रल -c1 f ऑफ z dz। अगेन एट द एंड हमने कंटूर इंटीग्रेशंस की एक और प्रॉपर्टी यूज़ की कि इंटीग्रल c f ऑफ z dz ये इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल -c f ऑफ z dz। तो जस्ट इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया तो हमारे पास प्रूव आ गया कि इंटीग्रल c f ऑफ z dz इक्वल टू इंटीग्रल c1 f ऑफ z dz। और ये इक्वेशन शो करती है, ये इक्वालिटी शो करती है कि इंटीग्रल c f ऑफ z dz जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ से रिलेटेड पहला रिजल्ट था हमारे पास। नेक्स्ट अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं जो थ्योरम हमने अभी प्रूव किया। एग्जाम्पल, evaluate integral c 4z minus 1 dz where c is shown in the figure। अब यहाँ पे जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है वो फिगर में शो किया गया है, ये टोटल पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है। सपोज ये z मॉडुलस इक्वल टू 1 है एंड दिस इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 to iota। तो अब हमने इस पाथ के अलोंग, इस c के अलोंग इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अब अगर एक कर्व में ले लूं c1 जो ज्वाइन कर रही हो माइनस आयोटा और आयोटा को, तो बाय प्रीवियस थ्योरम इंटीग्रल अलोंग c 4z minus 1 dz और इंटीग्रल अलोंग c1 4z minus 1 dz, इन दोनों का आंसर सेम होगा। रीज़न इज क्वाइट सिंपल, क्योंकि 4z minus 1 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है, ये एनालिटिक है एवरीवेयर, इसलिए कोई इशू नहीं, हम प्रीवियस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा इन दोनों इंटीग्रल्स का आंसर सेम होगा। अब ऑब्जर्व करें कि इस इंटीग्रल को अलोंग दिस पाथ c1 जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है फ्रॉम माइनस आयोटा टू आयोटा, इस पाथ के अलोंग इस इंटीग्रल को सॉल्व करना मच इजियर है एज कंपेयर टू दिस इंटीग्रल c 4z minus 1 dz। सो सबसे पहले हम इस पाथ c1 की इक्वेशंस फाइंड करते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि z0 पॉइंट माइनस आयोटा है, z1 पॉइंट आयोटा है। तो अब लाइन सेगमेंट का फार्मूला रिकॉल करें कि z0 पॉइंट और z1 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट की इक्वेशन होती थी z ऑफ t इज 1 माइनस t z0 plus t times z1, t lies between 0 and 1। Therefore, z of t इस लाइन सेगमेंट c1 की इक्वेशन 1 minus t z0 which is minus iota plus t times z1 which is iota with condition t lies between 0 and
1। सो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई इस पाथ C1 की। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि हम इंटीग्रल C1 4z - 1 dz को सॉल्व करना चाहते हैं। अब जस्ट इसके लिए फार्मूला रिकॉल करें कि जब भी हमने इंटीग्रल C f of z dz को सॉल्व करना हो along some path z of t with t lies between a and b, तो वर्किंग रूल थे हमारे पास कि इंटीग्रल a to b f of z of t z dash t dt। Therefore इंटीग्रल along C1 4z - 1 dz, इसकी वैल्यू आएगी इंटीग्रल a to b, a is 0, b is 1, 4 z of t minus 1 z dash t dt। तो सबसे पहले हम z dash t फाइंड करते हैं एज z of t is equal to 1 minus t into minus iota plus t into iota। This implies z dash t is equal to 0 minus 1 into minus iota प्लस t का डेरिवेटिव 1, तो ये टर्म आयोटा आ गई। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा प्लस आयोटा विच इज 2 आयोटा। z डैश t की वैल्यू 2 आयोटा के इक्वल आ गई। देयरफॉर इंटीग्रल 0 to 1 4 जस्ट z ऑफ t की वैल्यू पुट करें विच इज 1 माइनस t इंटू माइनस आयोटा प्लस t आयोटा माइनस 1 इंटू z डैश t की वैल्यू पुट करें विच इज 2 आयोटा dt। दिस इज इक्वल टू 0 to 1। सिंप्लीफाई करें इसको तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस t इंटू माइनस आयोटा प्लस 4t आयोटा माइनस 1 dt, और ये 2 आयोटा कांस्टेंट टर्म है, इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर ले आए। अब इस इंटीग्रल के रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें तो 2 आयोटा 0 to 1, सो दिस इज 4 minus 4t into minus 1 plus 4t, iota is taken as common, minus 1 and integral with respect to t, so this is 2 iota। अब जस्ट ये सिंपल सा इंटीग्रल है, आपने इसको सॉल्व करना है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 कांस्टेंट है बाहर ले लें, इसको सॉल्व करें तो ये 4t माइनस इसको इंटीग्रेट करें, सो दिस इज 2t स्क्वायर, इसका इंटीग्रल आ जाएगा। और इसी तरह इस टर्म को इंटीग्रेट करें तो इस टर्म का इंटीग्रल आ जाएगा 2t स्क्वायर whole with iota minus t, and limit of integrations are from 0 to 1। तो जस्ट इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये प्रीवियस थ्योरम की एप्लीकेशन में हमने एग्जांपल स्टडी की। सिंपल हमने इस कॉम्प्लिकेटेड पाथ को रिप्लेस कर लिया विद ए पाथ C1 जो एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग माइनस आयोटा टू आयोटा, बिकॉज
ये फंक्शन जो एफ ऑफ जेड इस केस में था 4z-1, ये एक एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक होने की वजह से हम ये कर सकते हैं कि हम इंटीग्रल अलोंग सी को रिप्लेस कर लेते हैं बाय एनी सूटेबल पाथ जो इनिशियल पॉइंट माइनस आयोटा और टर्मिनल पॉइंट प्लस आयोटा को ज्वाइन करे। सो यहाँ तक हमने ऑब्जर्व किया कि अगर फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक हो तो फिर कोई इशू नहीं, जो इंटीग्रल होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट जो है, जिस तरह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, क्या उसी टाइप का कोई थ्योरम कंटूर इंटीग्रेशन में भी होगा या नहीं होगा, इसको स्टडी करना है। सो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं एंटी डेरिवेटिव्स का आइडिया। रिकॉल करें कि रियल में एंटी डेरिवेटिव का आइडिया क्या होता है कि अगर सपोज एफ ऑफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है तो इसका एंटी डेरिवेटिव एक ऐसा फंक्शन आएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स जिसका डेरिवेटिव लिया जाए तो आंसर स्मॉल एफ ऑफ एक्स फंक्शन आ जाएगा। अब सेम टेक्निक को हम जर्नलाइज करते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। सपोज दैट ए फंक्शन f is continuous in a domain D. If there exists a function f such that f dash z is equal to f of z for each z in D, then f is called antiderivative of f. तो एंटी डेरिवेटिव्स के लिए हमने जस्ट एक फंक्शन कैपिटल f ऐसा फाइंड करना है कि इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो आंसर दिस फंक्शन स्मॉल f आ जाए। तो इस केस में कैपिटल f फंक्शंस को हम एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f कहते हैं। अब इनफैक्ट हम इस पोजीशन में हैं कि हम इनडेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकें इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। रिकॉल दैट इन रियल केस किसी भी फंक्शन f का जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है ये एक न्यू फंक्शन f ऑफ x होता है प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल आप cos x dx का इंटीग्रल लेते हैं तो हमारे पास फंक्शन साइन ऑफ x प्लस सी आ जाता है। तो यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व करें कि cos x को एज ए f लें, साइन x को एज ए कैपिटल F लें तो कैपिटल F का डेरिवेटिव जो है ये हमारे पास स्मॉल f आता है। ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो सेम टेक्निक को हम जर्नलाइज करते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स कि अगर f ऑफ z एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हो तो इंटीग्रल c f ऑफ z dz ये इक्वल होता है कैपिटल F ऑफ z प्लस c वेयर c इज ए कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल का आइडिया था इन कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखना चाहें कि 2z dz का इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा तो बाय बेसिक प्रॉपर्टीज आप इसको इंटीग्रेट करें 2z स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी तो ये z स्क्वायर प्लस सी। सो 2z dz का इनडेफिनेट इंटीग्रल है z स्क्वायर प्लस सी। सिमिलरली हम एक और कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेते हैं e पावर z dz तो इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल e पावर z प्लस सी होगा। इसी तरह आप ऑब्जर्व करें कि cos z dz का इनडेफिनेट इंटीग्रल sin z प्लस सी आ जाएगा। तो जो आइडिया इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का हम रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल इंटीग्रल्स में स्टडी करते हैं, सेम टाइप्स के इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हम जनरलाइज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी।
अब इस टेक्निक को यूज़ करके हम फंडामेंटल थ्योरम फॉर कंटूर इंटीग्रल स्टेट करते हैं और इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज दैट ए फंक्शन f is continuous in a domain and capital F is an antiderivative of f in D. Then for any contour C in D with initial point z0 and terminal point z1, integral C f of z dz is equal to f of z1 minus f of z0. अब ये फंडामेंटल थ्योरम जो है ये इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये थ्योरम इंडिकेट कर रहा है कि अगर f एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो और कैपिटल F जो है इसका एंटी डेरिवेटिव हो, तो फिर ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल जो होता है ये डायरेक्ट इस एंटी डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है और एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। इंटीग्रल C f of z dz इज इक्वल टू f of z1 माइनस f of z0। तो यहाँ ऑब्जर्व करें कि जो इंटीग्रेशन का आंसर है ये डिपेंड कर रहा है इस कंटूर के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स z0 और z1 पे। अब इनफैक्ट इसको प्रूव करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सपोज पाथ है जिसका इनिशियल पॉइंट z0 है और टर्मिनल पॉइंट z1 है, और इस कर्व C की जो पैरामीटराइजेशन है वो z ऑफ t है, where t lies between A and B. Let z of t lies between A and B be a parameterization of C. Also suppose z0 and z1 are initial and terminal points of C, that is z at A is equal to z0 and z at B equal to z1। ये तो हमने कर्व C की पैरामीटराइजेशन स्टडी की और इनिशियल पॉइंट z0 और z1 को और इनिशियल पॉइंट z0 और z1 को लिखा इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स a एंड b, z at a is z0 and z at b is z1। अब फर्दर नोट करें, गिवन ये था कि कैपिटल F is antiderivative of small f, also f dash z is equal to f of z। अब हम सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रल को, इंटीग्रल C f of z dz को। सो इंटीग्रल C f of z dz by definition this is equal to integral a to b f of z of t z dash t dt। अब नोट करें कि f of z of t को हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो f of z of t ये इक्वल होगा f डैश एट z at t। सो f of z of t is equal to f dash at z at t z dash t dt, and this is equal to integral a to b f dash को हम d over dt of f of z of t z dash t dt लिख सकते हैं,
and observe that this is equal to f of z at t from A to B. So this is equal to f of z at B minus f of z at A. This is equal to f of z at B की वैल्यू z1 है और z at A की वैल्यू जो है z0 है. सो हमने ऑब्जर्व किया कि इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड जो है ये जस्ट डिपेंड कर रहा है z1 और z0 पे. अगर f ऑफ z का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F ऑफ Z गिवन हो. क्योंकि ये मेजर थ्योरम था, इस प्रूफ के कुछ स्टेप्स हम रिविजिट करते हैं. यहाँ पे गिवन ये था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. फर्दर ये कि कैपिटल F फंक्शन एंटी डेरिवेटिव है स्मॉल f का. तो टारगेट हमारा था इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड को प्रूव करना f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z0. सेम टाइप का फंडामेंटल थ्योरम जो कैलकुलस में होल्ड कर रहा है उसी टाइप का थ्योरम कंस्ट्रक्ट करना फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस. इसके प्रूफ के लिए हमने कर्व सी की पैरामीटराइजेशन स्टडी की. कर्व सी को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखने के बाद हमने एंटी डेरिवेटिव का आइडिया यूज़ किया कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ जेड के इक्वल है. फिर कंटूर इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड कंसिडर किया, इसकी डेफिनेशन लगाई और इसको अलोंग कर्व सी हमने इंटीग्रेट किया. तो कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज यूज़ करके हमने ये देखा कि ये इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड ये इक्वल आ जाता है एफ ऑफ z1 माइनस एफ ऑफ z0 के. ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम इस फंडामेंटल थ्योरम फॉर कंटूर इंटीग्रल की एप्लीकेशन देखते हैं. जैसे ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेट सी cos z dz where c is any contour with initial point z0 and terminal point z1. अब सबसे पहले प्रीवियस थ्योरम की कंडीशन रिकॉल करें. तो स्मॉल एफ फंक्शन जो इंटीग्रेंड फंक्शन है उस पर कंडीशन ये होती थी कि वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और उसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए. तो यहाँ पे जो इंटीग्रेंड फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो cos z है, ये एवरीवेयर एनालिटिक है, सो इज कॉन्टिन्यूस भी है. अब हमने इसका एंटी डेरिवेटिव देखना है क्या होता है. तो अगर हम कैपिटल एफ ऑफ जेड ले लें साइन जेड तो क्लियरली इसका डेरिवेटिव cos z आता है जो स्मॉल एफ ऑफ जेड के इक्वल है. सो कैपिटल एफ ऑफ जेड इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ. देयरफॉर इंटीग्रल सी cos z dz इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल सी डी ओवर डी जेड ऑफ साइन जेड डी जेड. सो बाय फंडामेंटल थ्योरम इसका जो आंसर होगा वो साइन एट z1 माइनस साइन एट z0 के इक्वल होगा. अब साइन ऑफ z1 की वैल्यू गिवन थी 2 प्लस आयोटा और z0 की वैल्यू है 0. सो दिस इज साइन ऑफ 2 प्लस आयोटा. जस्ट इसको सिंपल वे में देखने के लिए ऑब्जर्व करें कि साइन जेड कैपिटल एफ ऑफ जेड था. सो कैपिटल एफ ऑफ z1 ये होगा साइन z1. तो ये टर्म जो है ये एफ ऑफ z1 के इक्वल है और इसी तरह ये टर्म जो है ये एफ ऑफ z0 के इक्वल है. तो यहाँ हमने फंडामेंटल थ्योरम यूज़ किया
कि ये इंटीग्रल एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड नॉट के इक्वल है। तो टोटल जो हमारे पास रिजल्ट है वो साइन ऑफ 2 प्लस आयोटा के इक्वल है। नेक्स्ट, अब फंडामेंटल थ्योरम जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इस पे हम बात करते हैं। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन देखें कि इफ सी इज ए क्लोज कंटूर देन इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। अब इनफैक्ट अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम डिटेल में देखें तो फंडामेंटल थ्योरम की एप्लीकेशंस के हवाले से इसको ऑब्जर्व करें तो फंडामेंटल थ्योरम में ये गिवन है कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ जेड। अब अगर सी क्लोज्ड कर्व हो तो इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम होते हैं। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम अगर हम इस क्लोज्ड कर्व के अलोंग इंटीग्रल को कंसीडर करें तो ये इक्वल होगा एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड नॉट। अब बिकॉज यहाँ पे क्लोज्ड कर्व होने की वजह से जेड नॉट और जेड वन सेम है, सो एफ ऑफ जेड वन मीन्स एफ ऑफ जेड नॉट माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, देयरफॉर इंटीग्रल इज 0। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी फंडामेंटल थ्योरम की, जिसमें हमने देखा कि अगर सी को क्लोज्ड कर्व ले लें तो इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू 0 हो जाती है। सेकंड, इसकी एप्लीकेशन, इफ ए कंटीन्यूअस फंक्शन एफ हैज एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ इन डी देन इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और सेकंड थिंग कि ये जो इंटीग्रल है ये पाथ डिपेंडेंट नहीं रहेगा। जैसे हमने स्टार्ट में देखा था कि इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल सी वन एफ ऑफ जेड डी जेड। इसी तरह इस थ्योरम की भी एप्लीकेशन में ये आता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, उसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो, तो फिर ऐसा इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट थ्योरम जो है ये इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एंड इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ देन एफ हैज एन एंटी डेरिवेटिव एवरीवेयर। जस्ट प्रीवियस एप्लीकेशंस को कंसीडर करें तो यहाँ गिवन था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो और अगर उसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो फिर इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। अब इसका कन्वर्स हम सोचें तो अगर हम फंक्शन कॉन्टिन्यूअस लूँ अगर हम फंक्शन कॉन्टिन्यूअस लें और इंटीग्रल को इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ लें तो फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ये थ्योरम इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो और इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो तो देन एफ हैज़ एंटी डेरिवेटिव एवरीवेयर। अब इस रिजल्ट को हम प्रूफ करते हैं। सपोज डी हमारे पास एक डोमेन है और हम इसका एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं जेड नॉट और एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं z। देन z के नेबर में हम एक पॉइंट ले लेते हैं z प्लस डेल्टा z और z और डेल्टा z को हम ज्वाइन कर देते हैं बाय लाइन सेगमेंट, राइट। लेट z नॉट बी ए फिक्स पॉइंट and z be any point in D.
अब जस्ट हमारा टारगेट ये है कि हमने शो ये करना है f हैज़ एन एंटी डेरिवेटिव एवरीवेयर, मीन्स एक फंक्शन कैपिटल F जिसका डेरिवेटिव लें तो स्मॉल f आ जाए, तो ये प्रूव हो जाएगा कि दिस फंक्शन स्मॉल f हैज़ एंटी डेरिवेटिव एवरीवेयर। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने जस्ट ये कैपिटल F एक फंक्शन फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव लें तो स्मॉल f ऑफ z आ जाए। सो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं f ऑफ z इस फॉर्म में इंटीग्रल z नॉट टू z f of s ds, where s is a complex variable. This implies f of z naught plus delta z, ये इक्वल होगा z naught to z naught plus delta z f of s ds के इक्वल। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z, तो ये हमारे पास आएगा इंटीग्रल z नॉट टू z नॉट प्लस डेल्टा z f ऑफ s ds माइनस इंटीग्रल z नॉट to z f of s ds, and this is equal to integral z naught to z naught plus delta z and f of s ds plus integral z to z naught f of s ds। यहाँ पे हमने जस्ट जो भी पाथ z नॉट और z को ज्वाइन कर रहा था इस कर्व के ऑपोजिट कर्व ले लिए, इस वजह से बाय प्रॉपर्टी ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज इक्वल टू z टू z प्लस डेल्टा z f ऑफ s ds। अब नोट करें कि लेफ्ट साइड पे हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट कर रहे हैं, सो डेल्टा z से डिवाइड करें, दिस इंप्लाइज f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z डिवाइडेड बाय डेल्टा z, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा z इंटीग्रल z टू z प्लस डेल्टा z f of s ds, and this implies f of z plus delta z minus f of z divided by delta z minus small f of z, this is equal to 1 over delta z integral, and this is equal to z to z plus delta z f of s ds minus f of z। फर्दर हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप नोट करें कि अगर हम जस्ट z टू z प्लस डेल्टा z ds कंसीडर करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा इस इंटीग्रल का s फ्रॉम z टू z प्लस डेल्टा z, दिस इज इक्वल टू z प्लस डेल्टा z माइनस z, ये डेल्टा z के इक्वल आ जाएगा। सो हम इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं 1 ओवर डेल्टा z z टू z प्लस डेल्टा z
एफ ऑफ एस डी एस माइनस एफ ऑफ जेड ओवर डेल्टा जेड इंटीग्रल जेड टू जेड प्लस डेल्टा जेड डी एस। यहाँ पे ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी कि z टू z प्लस डेल्टा z डी एस जो है ये डेल्टा z के इक्वल होता है। सो हमने जस्ट अबव टर्म को डेल्टा z से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा z इंटीग्रल z टू z प्लस डेल्टा z f ऑफ s माइनस f ऑफ z इंटू डी एस। यहाँ पे इंटीग्रल साइन कॉमन लिया गया है और डी एस कॉमन लिया गया है तो एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जेड आ गया बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस है और एफ ऑफ जेड इंडिपेंडेंट ऑफ एस है। सो साइन ऑफ इंटीग्रेशन के इनसाइड लिखें या बाहर मेक्स नो डिफरेंस। रिकॉल दैट इंटीग्रल सी के एफ इज इक्वल टू के टाइम्स इंटीग्रल सी एफ, इस प्रॉपर्टी को यूज। सो यहाँ तक ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड ये इस इंटीग्रल के इक्वल आता है। अब जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आपने दोनों साइड की एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करनी है, मॉडुलस कंसीडर करना है और मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को यूज करें। तो दिस इज 1 ओवर डेल्टा जेड मॉडुलस इंटीग्रल जेड टू जेड प्लस डेल्टा जेड मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जेड इंटू मॉडुलस ऑफ डी एस। इनफैक्ट गिवन था कि एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो एफ की कंटिन्यूटी यूज करें। सो दिस इज लेस देन 1 ओवर डेल्टा जेड मॉडुलस और कंटिन्यूटी ऑफ एफ यूज करें तो ये z टू z नॉट प्लस डेल्टा z एप्सिलॉन टाइम्स ds हो जाएगा वेन एवर डेल्टा z इज लेस देन सम डेल्टा बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इस टोटल रिजल्ट को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारे पास इमीडिएटली ये रिजल्ट आ जाएगा कि एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर डेल्टा जेड मॉड इज लेस देन सम डेल्टा। दिस implies एफ डैश जेड इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ जेड। तो हमने प्रूव कर दिया कि स्मॉल एफ फंक्शंस का जो एंटी डेरिवेटिव है वो कैपिटल एफ है। रिविजिट करें मेन स्टेप इस प्रूफ के। तो हमने प्रूव ये करना था कि स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एवरीवेयर। तो इसके लिए हमने डोमेन का एक फिक्स पॉइंट जेड नॉट लिया और एक वेरिएबल पॉइंट जेड लिया और इसके बाद इंटीग्रल कंसीडर किया एफ ऑफ जेड जेड नॉट टू जेड एफ ऑफ एस डी एस। देन डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए हमें डोमेन का एक और पॉइंट चाहिए था z प्लस डेल्टा z और हमने z और डेल्टा z प्लस डेल्टा z को ज्वाइन किया बाय लाइन सेगमेंट। देन हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल s कंसीडर किया और इसके बाद जब डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट की तो एट द एंड हमारे पास एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड की वैल्यू इस इंटीग्रल की फॉर्म में आ गई। अब यहाँ इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कि एफ ऑफ जेड को हम इंटीग्रल फॉर्म में एक्सप्रेस करें, हमने इसे डेल्टा जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड किया एंड देन ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन कि इंटीग्रल z टू z प्लस डेल्टा z ds को जब सॉल्व किया जाए तो ये डेल्टा z के इक्वल आता है। सो डेल्टा z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, देन दोनों साइड्स का मॉडुलस लिया, स्मॉल f फंक्शन की कंटिन्यूटी यूज की एंड आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन कैपिटल F प्रूव हो गया कि डिफरेंशिएबल है और इसका डेरिवेटिव स्मॉल f आता है और यही हमारा टारगेट था इस थ्योरम में। नेक्स्ट हम क्विकली ऑब्जर्व करते हैं कुछ एग्जांपल्स इसकी ओर।
फॉर एग्जाम्पल evaluate integral c 2z dz where c is this path z of t 2 cos cube pi t minus iota sin square pi by 4t when t lies between 0 and 2. नोट करें कि यहाँ पे जो इंटीग्रेंड फंक्शन है f of z ये 2z है, ये कॉन्टीन्यूस है, और फर्दर अगर हम कैपिटल f of z ले लें z स्क्वेयर तो इसका डेरिवेटिव ये स्मॉल f of z फंक्शन आ जाता है। सो ये इंटीग्रल जो होगा बाय फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रल c 2z dz ये इक्वल होगा कैपिटल F एट Z0 माइनस कैपिटल F एट Z1। अब यहाँ पे इनफैक्ट Z0 क्या होगा? नो Z0 बेसिकली ये Z एट लोअर लिमिट विच इज 0, पैरामीटर की लोअर लिमिट 0, Z0 Z एट 0 होगा। सो दिस इज 2 टाइम cos क्यूब पाई इंटू 0 माइनस आयोटा साइन स्क्वेयर पाई बाय 4 इंटू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 इंटू कॉस 0 इज 1 एंड साइन 0 इज 0, सो नेट रिजल्ट इज 2। Z0 2 के इक्वल आ गया एंड Z1 फाइंड करें विच इज Z एट 2। जस्ट इसमें आपने t को 2 पुट करना है, सो 2 cos क्यूब पाई इंटू 2 माइनस आयोटा साइन स्क्वेयर पाई बाय 4 इंटू 2। अगेन cos 2 पाई की वैल्यू 1 होगी तो 2 इंटू 1 क्यूब माइनस आयोटा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी तो 1 स्क्वेयर, सो दिस इज 2 माइनस आयोटा। अब जस्ट आपने f ऑफ z में Z0 और Z1 पुट करके इस इंटीग्रल का आंसर फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट इसी तरह आपने इस एग्जांपल को सॉल्व करना है 0 to 3 प्लस आयोटा z स्क्वेयर dz। ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे f ऑफ z स्क्वेयर है, पॉलिनोमियल है, सो एनालिटिक है, लिहाजा कॉन्टीन्यूस भी है, और फर्दर अगर कैपिटल f ऑफ z हम ले ले z क्यूब ओवर 3 तो ये इम्प्लाइज करता है कि f डैश z स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अगेन आपने यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम लगाना है और इसको सॉल्व करना है। देन एग्जांपल है यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टू एवेल्यूएट दिस इंटीग्रल 0 टू आयोटा z साइन z dz। अब बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करें तो z एज इट इज एंड साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस z, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू आयोटा माइनस इंटीग्रल 0 टू आयोटा साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस z एंड z का डेरिवेटिव 1 dz। सो दिस इज माइनस z cos z फ्रॉम 0 टू आयोटा एंड प्लस cos z का इंटीग्रल sin z from 0 to iota. So this is minus iota cos iota minus 0 plus sin of iota minus sin of 0. So this is minus iota cos iota and plus sin iota। ये इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल इंटरेस्टिंग है, इसमें हमने इंटीग्रेट करना है c 1 over z की पावर 1 over 2 dz को, where c is the line segment between z0 is equal to iota and z1 is equal to 9। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करें कि ये फंक्शन जो इंटीग्रेंड है ये z पावर -1/2 है, ये एक मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है। सो हम पहले इसकी वो ब्रांच लेंगे जो कॉन्टिन्यूस हो, तो वो प्रिंसिपल ब्रांच होती है। लेट अस सपोज इसकी प्रिंसिपल ब्रांच f1 है विच इज z पावर -1/2। अब प्रिंसिपल ब्रांच है
so z modulus greater than 0 and argument of z lies between minus pi and plus pi. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रल c 1/z पावर 1/2 dz. अब ऑब्जर्व करें कि पाथ लाइन सेगमेंट है, सो यहाँ पे भी आप फंडामेंटल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास एक कैपिटल फंक्शन कैपिटल f1 फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव स्मॉल f1 के इक्वल है. सो यहाँ पे आपने कैपिटल f1 फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसा फंक्शन जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे कि f1 डैश एट z इज इक्वल टू f1 ऑफ z के इक्वल है. सो आप ऑब्जर्व करें कि अगर हम कैपिटल f फंक्शन इस तरह ले लें, टू टाइम्स z पावर 1/2, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करें. तो 1/2 z पावर 1/2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू z की पावर माइनस 1/2 स्मॉल f1 के इक्वल आता है. लिहाजा इस कैपिटल f1 की रिस्पेक्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये कैपिटल f1 ऑफ z1 माइनस कैपिटल f1 ऑफ z0 के इक्वल है. अब जस्ट आपने कैपिटल f1 की वैल्यू एट 9 फाइंड करनी है एंड देन कैपिटल f1 की वैल्यू एट आयोटा फाइंड करनी है. ये इसका आंसर आएगा. तो इस एग्जांपल में जस्ट हम ये शो करना चाह रहे थे कि जब भी हमारे पास मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन आएंगे तो आपने उसकी वो ब्रांच कंसीडर करनी है जो प्रिंसिपल ब्रांच हो, यानी कॉन्टिन्यूस हो विद दिस कंडीशन ऑन आर्गुमेंट. तो उस ब्रांच को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आंसर फंडामेंटल थ्योरम से आ जाएगा. अब एट द एंड रिमार्क, इफ f is real function continuous on AB then there exists a number c in AB such that integral a to b f of x dx equal to f of c b minus a. ये कैलकुलस में आपने थ्योरम पढ़ा गया, वेल नोन मीन वैल्यू थ्योरम है. तो कॉम्प्लेक्स में मीन वैल्यू थ्योरम का कोई काउंटर पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में होल्ड नहीं करता. तो ये तो जस्ट डिफरेंस था कि ऐसे थ्योरम जो रियल वेरिएबल के लिए एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मीन वैल्यू थ्योरम, ये ज़रूरी नहीं कि ये कॉम्प्लेक्स में भी होल्ड करे. समटाइम्स हमने देखा, जैसे हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा के अगेंस्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में थ्योरम देखा, तो फंडामेंटल थ्योरम फॉर कंटूर इंटीग्रल्स एग्जिस्ट कर रहा है, बट मीन वैल्यू थ्योरम रियल केस में एग्जिस्ट कर रहा है बट कॉम्प्लेक्स में इसका कोई काउंटर पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता. ये था हमारा आज का लेक्चर्स. आज के लेक्चर्स में हमने स्टडी किया पाथ इंडिपेंडेंस को, कि पाथ इंडिपेंडेंस का आइडिया अगर हम रियल से जनरेट करें तो कंटूर इंटीग्रेशन में भी अंडर सर्टेन कंडीशंस इंटीग्रल्स ऐसे होते हैं जो पाथ्स पे डिपेंड नहीं करते. इससे रिलेटेड हमने इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फंडामेंटल थ्योरम फॉर कंटूर इंटीग्रल स्टडी किया, जो इस बात की गारंटी देता है कि हमारे पास इंटीग्रेशन जो होती है समटाइम्स अंडर सर्टेन कंडीशंस वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होती. आप जस्ट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ऑफ द कर्व सी कंसीडर करें, तो अगर फंक्शंस का एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो आप एंटी डेरिवेटिव के थ्रू इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को यूज़ करके इंटीग्रल का आंसर फाइंड कर सकते हैं. होपफुली नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फर्दर एप्लीकेशन देखेंगे कंटूर इंटीग्रेशंस की. टिल देन टेक केयर.